सभी को नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से हम कारक और कारक के भेद जो पिछली वीडियो में बच गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कारक के 3 भेद, पहला कारक कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक और तीसरा कर्ण कारक के बारे में पढ़ा था और उनके उदाहरण भी हमने समझे थे और हमने प्रयास किया था कि किस उदाहरण में कौन सा कारक है यह ढूंढने का। तो अब हम इससे आगे के जो 5 भेद बच गए थे, उन सभी भेदों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी परिभाषा भी समझेंगे। तो हमने कर्ण कारक तक कर लिया था। इसके बाद संप्रदान कारक, अपादान कारक और इसके बाद संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में समझेंगे। तो बिना देरी किए हम संप्रदान कारक को समझते हैं। संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक और इसकी विभक्ति कौन सी होती है, पहचान करने के लिए उसकी विभक्ति क्या है। देखिए, संप्रदान का अर्थ देना होता है। संप्रदान का अर्थ देना होता है। कर्ता मतलब काम करने वाला, जिसके लिए कुछ कार्य करता है या फिर कोई वस्तु देता है, यह बताने वाले शब्द को ही संप्रदान कारक कहते हैं। मूल रूप से संप्रदान कारक में कुछ देने का भाव प्रकट होगा। जो भी वाक्य होगा उसमें ऐसा लगेगा कि जो काम करने वाला है वह किसी को कुछ दे रहा है। वो वस्तु हो सकती है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और इसकी जो विभक्ति होती है के लिए। यदि वाक्य में के लिए या फिर को मिलेगा तो हम वहाँ संप्रदान कारक मान लेंगे। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। यहाँ पर इस वाक्य में मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है? चाय बनाई जा रही है। और किसके लिए बनाई जा रही है? दिनेश के लिए। तो यहाँ पर के लिए जो विभक्ति आई है वो किसकी पहचान होती है? संप्रदान कारक की पहचान होती है। तो के लिए जो शब्द जिस भी वाक्य में के लिए शब्द आएगा वहां पर संप्रदान कारक होगा। इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है चाय बनाने का काम? मेरे द्वारा। और किसके लिए किया जा रहा है? दिनेश के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द आया के लिए से ही हम पहचान जाएंगे कि इस वाक्य में संप्रदान कारक है। जैसे दूसरा जो उदाहरण है, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पर भी क्या आ गया? के लिए। सूर्य को नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार जो एक प्रसिद्ध योग है, ठीक है, उसका प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गुरु जी को प्रणाम करो। एक और दे देते हैं, गुरु जी को प्रणाम करो। यहाँ पर गुरु जी को क्या दिया जा रहा है? प्रणाम किया जा रहा है। यहाँ भी प्रणाम जो है क्या है? एक अपने स्टूडेंट के द्वारा गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव दिया जा रहा है, झुककर नमस्कार करने का। तो इस वाक्य में को भी आ गया है। तो को और के लिए संप्रदान कारक की विशेषता होती है। जैसे दूसरा जो वाक्य है, यदि हम देखें तो दूसरा वाक्य क्या है? इसके नीचे ही गरीबों को खाना दो। यहाँ पर खाना देने का भाव हो रहा है, ठीक है। किसको? गरीबों को खाना दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर देने का भाव है, खाना देने का भाव है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। मेरे लिए दूध लेकर आओ। यहाँ दूध किसके लिए लाया जा रहा है? मेरे लिए। यहाँ मुझे दूध देने की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी यहाँ आ गया लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। इसके कुछ और उदाहरण है, जैसे
भूखे के लिए रोटी लाओ। किसके लिए रोटी लाओ? भूखे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति आ गई इस वाक्य में, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। वे मेरे लिए उपहार लाए हैं। किसके लिए लाए हैं? मेरे लिए। यहाँ पर लिए विभक्ति आ गई, लिए विभक्ति आ गई, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। सोहन रमेश को पुस्तक देता है। यहाँ देने का भाव है, यहाँ पर देने का भाव है, यहाँ पर देने का भाव है, इसीलिए यहाँ पर को आया है। और को विभक्ति भी किस में आएगी? संप्रदान कारक में भी आएगी। जहाँ देने का भाव है वहां पर संप्रदान कारक होगा। भूखों को अन्न देना चाहिए, यहाँ भी को आ गई। दान देने की बात आ रही है, दान करने की बात आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ब्राह्मण को दान देता है कौन? मोहन। तो यहाँ भी दान देने की बात आ रही है, तो इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जरूरतमंद लोगों को खाना और पुराने कपड़े दो। यहाँ भी देने की बात आ गई, और विभक्ति क्या है? को। विभक्ति क्या है? को। इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ये ढेर सारे उदाहरण थे, किसके थे? संप्रदान कारक के। आगे चलते हैं, और कुछ अन्य उदाहरण है, ये आप लोग खुद अभ्यास करेंगे और इनमें ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कारक है। जैसे एक और बता दिया जाता है, मेरे लिए मेरा भाई मेरे लिए दूध लेकर आया। तो यहाँ पर लिए आ गया है, और लिए विभक्ति किसकी होती है? संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, मेरे लिए। आगे बढ़ेंगे तो इसका जो नेक्स्ट भेद है, अगला भेद है 5वें नंबर का, वो है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? अपादान का अर्थ होता है अलग होना या फिर हटाना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहां पर अपादान कारक होता है। बेसिकली क्या होगा इसमें? इसमें एक चीज से दूसरी चीज जो है अलग होगी। जैसे हम देखते हैं, जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा के चलने पर पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं, फल भी अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो पेड़ से जो पत्ते को अलग होने का भाव है, ये जो दिया गया है, पेड़ से पत्ते का अलग होने का भाव है, वही किसकी पहचान है? अपादान कारक की पहचान होगी। जैसे हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। क्या उदाहरण दिया गया है? जहां पर लिखा गया है, पेड़ से आम गिरा। ये पेड़ है हमारा, हमने ये पेड़ लगा, और इससे क्या गिर गया? यहाँ पर जमीन पर एक आम गिर गया है। तो ये जो आम गिरा, ये अलग हो गया है। किससे अलग हो गया है? पेड़ से। और अलग होने का भाव किस कारक की पहचान होती है? अपादान कारक की पहचान होती है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है? इस वाक्य में पेड़ से अपादान अवस्था में है, क्योंकि आम पेड़ से गिरा है या फिर अलग हुआ है। उदाहरण है, और बच्चा छत से गिर पड़ा। ये छत थी और खेल रहा था बच्चा, नीचे गिर गया। तो जो नीचे गिरा, तो इसमें वाक्य में बच्चा छत से अलग हो गया है, ठीक है, जमीन पर गिर गया है। तो ये जो अलग होने का भाव है, यही किसकी पहचान है? अपादान कारक की पहचान है। दूसरा जो शब्द है, वाक्य है, संगीता घर से चल पड़ी। यहाँ पर घर से दूर हो गई है, लड़की जो है घर से दूर हो गई है। तो दूर होने का, अलग होने का जो भाव है, वही पहचान है अपादान कारक की। इन दोनों वाक्यों में छत से, घर से गिरने का, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः घर से और छत से जो शब्द है, इनमें अपादान अवस्था है। उदाहरण है, अन्य उदाहरण, जैसे यहाँ पर पिक्चर दी गई है, उसके हाथ से घड़ी गिर गई। हाथ था ये, और यहाँ पर एक घड़ी बंधी थी, और घड़ी गिरकर जमीन पर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी जो है हाथ से अलग हो गई है। इस वजह से यहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। इसकी विभक्ति की बात करें, इसकी विभक्ति की बात करें, तो विभक्ति होगी से या फिर अलग होना। से या फिर अलग होना ही इसकी पहचान है। जहां पर से मिल जाए, जैसे इस वाक्य में क्या आ गया? से।
और अलग होने का भाव, अलग होने का भाव भी होना चाहिए। इस वजह से इसमें अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ता गिर गया, जैसे ये देखो ये गिर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, से आ गया, और से विभक्ति किसकी होगी, से विभक्ति किसकी होगी, से विभक्ति होगी अपादान कारक की। से विभक्ति किसकी होगी, अपादान कारक की। यहाँ देखेंगे तस्वीर में पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये पहाड़ है, पहाड़ से नदी निकल गई, हिमालय से गंगा नदी निकलती है। से विभक्ति आ गई कारक की, अपादान कारक की। तो और दूसरी बात है, गंगा नदी पहाड़ से निकलकर, पर्वत से निकलकर अलग हो गई, आगे की तरफ बहने लग गई। तो पहाड़ से अलग हो गई है, अलग होने का भाव हुआ, तो इस वाक्य में भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। मुझे भालू से डर लगता है ना, डर का भाव भी इसी में ही आएगा, है ना। डर का भाव जो होगा वाक्य में, वो भी अपादान कारक के ही अंदर गिना जाएगा। ऐसे ही रमेश सुरेश से लज्जाता है, डर का भाव, लज्जाने का भाव, शर्माने का भाव, ये सारे अपादान कारक की ही पहचान होती है। आसमान से बिजली गिरती है, बिजली, ये आसमान था, बादल थे, यहाँ से बिजली कड़की और ये जमीन पर गिर गई। तो बिजली वास्तव में बादल से अलग हो गई है, ठीक है, वास्तव में बादल से अलग हो गई। इसलिए दोनों के बीच में जो से विभक्ति आई, इस से विभक्ति से हम पहचानेंगे कि कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक होगा। घुड़सवार घोड़े से गिर गया, जो घुड़सवार था वो अलग हो गया, किससे अलग हो गया, घोड़े से। तो इस वजह से इसमें अपादान कारक होगा। इसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक, जिस सर्वनाम शब्द से या संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध, मतलब रिलेशन, रिलेशन बताया जाए, तो वहाँ संबंध कारक होगा। इसकी हिंदी में पहचान होती है का, के, की, या फिर रा, रे, री। यदि किसी वाक्य में का, के, की है, तो वो कौन सा कारक होगा, वहां पर संबंध कारक होगा। जैसे उदाहरण दिया गया है, यह राधे श्याम का बेटा है। अब इस वाक्य में बेटे और राधे श्याम के बीच में संबंध है, और इस संबंध को जोड़ने वाला जो शब्द है वो कौन सा है, वो है का। का जो शब्द है वो राधे श्याम और उसके बेटे के बीच की रिलेशन को, संबंध को प्रकट कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में संबंध कारक होगा। यह कमला की गाय है, गाय और कमला को जो जोड़ने वाला शब्द है वो है की। कौन सा शब्द है वो, की। तो इस वजह से यहाँ पर संबंध बन गया कमला और गाय के बीच में। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। इसके दूसरे जो उदाहरण है, यहाँ पर दिया गया है, रमेश की दुकान है, रमेश की दुकान है। इस वाक्य में रमेश का किसके साथ संबंध है, दुकान के साथ संबंध बताया जा रहा है। आगे जो तस्वीर दी गई है, यह साहिल का स्कूटर है। साहिल का किसके साथ संबंध है, इसकी स्कूटर के साथ में, ये साहिल है और ये स्कूटर है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है का। वो कौन सा शब्द है, का जो शब्द है, यही संबंध कारक की पहचान है। यह मानव का घर है, यह मानव का घर है, ये हमने घर बना दिया, और ये जो घर है ये मानव का घर है। मानव का किसके साथ संबंध है, घर के साथ। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, बेटे, 4 बेटे, और राजा दशरथ को किसने जोड़ा, ये जोड़ा है शब्द ने, के ने। तो ये जो के विभक्ति है ये संबंध कारक की पहचान है। बच्चे का सिर दुख रहा है, सिर में और बच्चे में संबंध है, और इन दोनों को जोड़ा है का शब्द ने, तो इस वजह से यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा।
ये था संबंध कारक। अब अगला जो है कारक का प्रकार वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान देखते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, बोध मतलब पता चले, ठीक है, पता चले या ज्ञान हो। क्रिया का आधार, भाई क्रिया कहाँ की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, ठीक है। और उदाहरण के साथ समझते हैं हम। क्या है, पानी में मछली तैर रही है। अब देखिए यहाँ पर मछली कहाँ तैर रही है, तैरने का आधार क्या है मछली का, पानी। कहाँ तैर रही है, पानी में। तो यहाँ पर आधार पता चल गया हमें, किसका आधार पता चल गया, तैरने का। कहाँ तैर रही है, पानी में। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, हमने पहले भी बात की है, में या फिर पर। जिस वाक्य में या तो में मिल जाए या फिर पर मिल जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। जैसे इस वाक्य में दिया गया पानी में मछली तैर रही है या फिर मछली रहती है। इस वाक्य में पानी में अधिकरण है क्योंकि यह मछली के आधार पानी का पता बता रहा है। आगे जो एक दो उदाहरण दिया गया है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। यहाँ पर आया है शब्द, पर शब्द ही अधिकरण कारक की पहचान है क्योंकि भंवरों के मंडराने की जगह कहाँ है, मंडराने का आधार क्या है, फूल है, और इस वजह से अधिकरण कारक होगा। कमरे में टीवी रखा है, टीवी का आधार क्या है, कमरा है, क्या है, कमरा। और इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, में। कौन सा शब्द है, में। इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। इन वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है। आगे कुछ उदाहरण है और भी। वीर सिपाही युद्ध भूमि में जीत गया। अब यहाँ पर में आ गया है और में ये वीर सिपाही है, जीत गया है, जीत की खुशी में झंडा लहरा रहा है। और इस वजह से यहाँ पर जो है वीर सिपाही और जीत में, जीत का आधार कहाँ है, युद्ध भूमि में, ठीक है। और युद्ध भूमि आधार है और विभक्ति कौन सी है, में। इस कारण यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। आंगन में चारपाई रखी है। क्या रखी है आंगन में, चारपाई। चारपाई रखने का आधार क्या है, आंगन। और इन दोनों को जोड़ने वाली विभक्ति कौन सी है, में। और में विभक्ति किसकी पहचान होती है, अधिकरण कारक की। तो इस वजह से इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा। कमरे में बल्ब जल रहा है, बल्ब कहाँ जल रहा है, कमरे में। और में विभक्ति आ गई। तालाब में मछली तैर रही है, मछली तैरने का आधार क्या है, तालाब। और विभक्ति क्या हो गई, में। फ्रिज पर पानी की बोतल रखी है, तो पानी की बोतल रखने का आधार क्या है, बेस, फ्रिज है। और कौन सी विभक्ति है, पर। कक्षा 5वीं में 10 बच्चे बैठे हैं, बच्चों के बैठने का आधार क्या है, कक्षा 5वीं। और विभक्ति कौन सी है, में। अर्थात जिस भी शब्द वाक्य में या फिर पर विभक्ति आती है वहां पर अधिकरण कारक होगा। अब हम लास्ट जो है अंतिम जो कारक है उसकी ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है संबोधन कारक। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा। जिस शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाए। देखिए जिस वाक्य में हमें ऐसा लगे, महसूस हो कि किसी को बुलाया जा रहा है या फिर आवाज लगाई जा रही है तो उस वाक्य में संबोधन कारक होगा। और संबोधन कारक की जो पहचान होगी, इसकी जो विभक्ति होगी वो होगी, ये हम किसी को आवाज लगा रहे हैं, हे, अरे, या फिर अजी, ये जो शब्द है आ जाए और साथ में विस्मय आदि बोधक यूज होता हो तो वहां पर संबोधन कारक होगा। अब इसकी पहचान हमने देख ली है। वाक्य में क्या पहचान है, या तो हम किसी को बुला रहे हैं या फिर आवाज लगा रहे हैं और उन आवाज को लगाने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग हो रहा है, हे और अरे। तो ऐसे शब्द यदि हमें मिलते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होगा।
चलिए बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। अरे भैया, पहला उदाहरण है अरे भैया। ये आ गया यहाँ पर, अरे आ गया और साथ में विस्मय आदि बोधक का चिन्ह भी है। इस वजह से यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं हम, किसी भैया को बुला रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं, अरे भैया क्यों रो रहे हो, है ना। भैया को हम संबोधित कर रहे हैं, संबोधित मतलब उसको हम पूछ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है पहचान भी दी गई है, विस्मय आदि बोधक, और एक शब्द है अरे। इन दोनों से पहचान भी पता चल गई, तो इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक होगा। अगला जो वाक्य दिया गया है वो है, हे गोपाल यहाँ आओ। गोपाल को आवाज लगाई गई है, बुलाया गया है, ठीक है। और यही इसकी पहचान है। क्या है पहचान? किसी को बुलाया जाए या फिर पुकारा जाए। अब गोपाल को यहाँ बुलाने के लिए पहले उसको आवाज लगाई, हे गोपाल, तब आवाज लगाई और फिर हमने कहा यहाँ आओ, तो हमने गोपाल को संबोधित किया। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक है। एक शब्द और है, बड़ा ही चर्चित शब्द है, हे राम। यह क्या हो गया? जब कोई हमारे से सामान गिर जाए, रसोई में है या फिर कहीं और है, कमरे में बैठे हैं, तो यदि हमारे से कोई सामान गिर जाए, कोई वस्तु गिर जाए और टूट जाए, ठीक है, नुकसान हो जाए, तो हम तुरंत क्या कहते हैं? हे राम। हम अपना माथा पकड़कर बोलते हैं, हे राम यह क्या हो गया। तो हम राम को संबोधित कर रहे हैं, भगवान को, और उसके बाद में हमने जो क्रिया की है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है, क्योंकि यह यहाँ पर हम किसको संबोधित कर रहे हैं? राम को। आगे है अन्य उदाहरण, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए ये चित्र में दिया गया एक आदमी है, ये जोर से चिल्लाकर बोल रहा है भगवान की तरफ देखते हुए, दोनों हाथ उठाकर, हे ईश्वर, और साथ में क्या दिया गया है? विस्मय आदि का चिन्ह दिया गया है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान को यहाँ हम संबोधित कर रहे हैं। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए? यहाँ पर हमने जो कोई दूसरा पर्सन है, महिला पुरुष बच्चा कोई भी हो सकता है, हम उसको देखते ही हम बोल रहे हैं अरे की विभक्ति के साथ में, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक। हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। हम जो है अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं हे लगाकर, और साथ में विस्मय आदि का चिन्ह भी आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी संबोधित किया गया है वाक्य में, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। हे विद्यार्थियों आज हम खेलने के बाद पढ़ेंगे। बच्चों को अध्यापक क्या कह रहा है? पढ़ने के लिए। और कब पढ़ेंगे? खेलने के बाद। तो हे विद्यार्थियों, यहाँ विद्यार्थियों को संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक होगा। अरे रमेश तुम यहाँ कैसे आए? रमेश को संबोधित किया, अरे लगा है, साथ में विस्मय आदि का चिन्ह लगा है, इस वजह से इस वाक्य में संबोधन कारक होगा। जो है मम्मी हमेशा पापा को जब बुलाती है तो क्या बोलती है? अजी सुनते हो क्या? सुनते हो क्या? तो यहाँ पर पापा को संबोधित किया गया है, पिताजी को माता के द्वारा संबोधित किया गया है अजी लगाकर, तो इस वाक्य में संबोधित किया गया तो संबोधन कारक होगा। अरे राम बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर भगवान को हमने संबोधित किया और साथ में जो काम हुआ है उसके बारे में भी बताया है, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए हो। यहाँ पर भी अरे भाई, भाई को संबोधित किया और साथ में विस्मय आदि चिन्ह आया है, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। अरे मौसी आज हम घूमने चलेंगे। मौसी को संबोधित किया है, किस वजह से के लिए? घूमने चलने के लिए, तो यहाँ पर मौसी को संबोधित किया, साथ में विस्मय आदि का चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कारक होगा संबोधन कारक। तो ये थे हमारे 5 प्रकार, जिसमें हमने आज किया संबोधन कारक, और उससे पीछे जो है अधिकरण कारक, उससे पीछे संबंध कारक, उससे पीछे अपादान कारक, और उससे पीछे संप्रदान कारक। फिर पिछली वीडियो में हमने कर्ण कारक किया था, कर्म कारक किया था, और कर्ता कारक। इस तरीके से हमारे 8 के 8 कारक जो है और उनके भेद
विभक्तियों और उदाहरणों के साथ हमने समझे। और उम्मीद रहेगी कि आप सभी को ये समझ भी आए होंगे और आप खुद से भी कुछ वाक्य अपने आप बनाकर और जो है लिख कर अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे ढूंढने का कि वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है। ढूंढने के लिए यहाँ पर विभक्तियां दी गई हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं और मैंने भी बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे या फिर समझ जाएंगे। यदि आपको फिर भी कोई कारक समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं और इस तरीके से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ ये जो कारक का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए